प्रेजेंट कर रहे थे ना हम लोग लास्ट क्लास में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, करें क्लास शुरू। हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे तो हम प्रिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे। क्या बताया था प्रिज्म के बारे में लास्ट क्लास में? Two sides are refracting between two refracting. Angle of prism is angle of between two refracting sides is called as prism. वेरी गुड। स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। No, no, no. नो मैम। नो मैम। अच्छा, शेयर कर दे। ठीक है। यस मैम। Ma'am.
ठीक है, इस पे एक बार बता देना कि कौन सा कलर दिख रहा है, चुभे ना आंखों में बताना, ठीक है। पिंक, ये येलो सही लग रहा है? यस मैम। Yes. बस Yes, ma'am. ठीक है। देखो हमने लास्ट क्लास में प्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि प्रिज्म हमारे पास एक इस तरीके की है ना, एक ट्रायंगुलर शेप में होगा, पिरामिड शेप में। इस पिरामिड शेप में क्या होगा, दो साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, और जो दो साइड रिफ्लेक्टिंग होगी उनके बीच का जो एंगल होगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एक लाइट इंसिडेंट होगी एक सरफेस से, वो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल के साथ सपोज एंगल आई बना रही है, यहाँ से लाइट ये रिफ्रेक्ट हुई, ठीक है। फिर सेकंड सरफेस से क्या होगी, लाइट इमर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल E। ये अपने पास हम यहाँ पे दो नॉर्मल बनाते हैं N2 और N1। तो यहाँ से हमने दो चीजें निकाली थी कि एक तो डेविएशन की, अपनी भाई अपना एक्चुअल रे तो ये है, बट लाइट जो डेविएट हुई है वो यहाँ पर E पर हुई है। तो मेरा जो ये जो डेविएशन आया है ये क्या है, टोटल डेविएशन। तो इस टोटल डेविएशन का हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, I plus E minus R1 plus R2 माइनस R1 प्लस R2। फिर हमने देखा था कि जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म आता है ये किसके बराबर आता है, R1 प्लस R2 के बराबर आता है। तो यहाँ से मेरा टोटल डेविएशन जो आएगा वो आएगा I प्लस E माइनस A, ठीक है। अगर मुझे दोनों सरफेस पे अलग अलग डेविएशन निकालनी है, यानी यहाँ अगर डेल्टा 1 हुई है, यहाँ डेविएशन डेल्टा 2 हुई है, डेल्टा 1 किसके बराबर आता है बेटा, ये मान लो ये मेरा I minus R। हाँ, तो ये मेरा एंगल R2 है। तो डेल्टा 1 क्या बनता है, I माइनस R1, और डेल्टा 2 क्या बनता है, E माइनस R2। E माइनस R2। तो ये हमने लास्ट क्लास में प्रिज्म के बारे में इतना सीखा था, ठीक है। और क्या सीखा, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस के बारे में। तो हम यहाँ पर 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे। देखो तो पहला केस रहेगा कंडीशन 4, डेल्टा मिनिमम। मतलब कि अगर मेरे को सबसे कम डेविएशन चाहिए इस प्रिज्म के अंदर, अगर मेरा जो टोटल डेविएशन हो रहा है मैं चाहती हूँ कि वो कम से कम डेविएट हो लाइट रेज, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड हम कंडीशन पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो है हम लोग केसेस पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेविएशन है वो क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो डेल्टा होगा, यानी जो रे डेविएट हो रही है, ये क्या हो जाए, कंडीशन मैक्सिमम हो जाए। तो ये 3 केसेस यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। उससे पहले मैं तुम्हें एक कर्व ड्रॉ करवाना चाहती हूँ। तो कर्व पहले ध्यान से सीखो, कर्व बिटवीन I एंड E, सॉरी I एंड डेल्टा, ठीक है। मतलब इंसिडेंट रे और डेल्टा के बीच में क्या कर्व आता है, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस पे I है और Y पे मेरे पास डेल्टा है। तो बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, देखो, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ आता है, यानी ये जो कर्व है ये है एसिमेट्रिक कर्व, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कर्व हमें मिलता है। तो एसिमेट्रिक कर्व का मतलब क्या है, देखो ये जो पॉइंट है A और जो ये दूसरा पॉइंट है B, यहाँ पर तुम डेल्टा की वैल्यू देखो क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पर डेल्टा क्या दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है ना यहाँ पे। यस मैम। ये जो है देखो Y में हमने डेल्टा बनाया था, डेल्टा का मतलब है यहाँ पे, तो डेल्टा का मतलब समझ रहे हो क्या है, डेल्टा का यस मैम। हमारा डेविएशन, कितना डेविएट हुआ है लाइट रे। तो A और B जो है ये तुम्हारे मैक्सिमम डेविएशन है। बट देखो A पॉइंट पर अगर मैं I की बात करूं तो I क्या आया है अभी तक, I की वैल्यू तो अभी तक सबसे कम आई है। अगर मान लो मैं ये C पॉइंट यहाँ लेती हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग I यहाँ आएगा, सपोज I1, ये I2 और ये I3, राइट।
यस मैम। तो देखो जब ए पॉइंट पे तुम्हारा डेविएशन मैक्सिमम था तो अभी I1 क्या हुआ है, I1 यहाँ क्या है, यानी आई की वैल्यू क्या है, आई मिनिमम पे है ना अभी, है ना। अब जरा बी पॉइंट पे यस देखो, मैम, बी पॉइंट पे भी डेल्टा मैक्सिमम है, यानी बी पॉइंट पे डेविएशन उतना ही हुआ है जितना ए पॉइंट पे हुआ है। बट यहाँ पर तुम देखो आई की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो यहाँ तो आई क्या है, मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या पता चला यहाँ से कि अगर मेरे को मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो मेरे पास आई की कितनी वैल्यू हो सकती है, दो वैल्यू। दो। एक पे तो आई मिनिमम होगा और दूसरे पे आई मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। है ना। ये दो चीज पता चली। अब देखो अगर आई मिनिमम होगा, मैं यहाँ पे कर्व बनाती हूँ, ये अपना ग्राफ है, ठीक, ये अपना वो है प्रिज्म, ठीक है। अगर देखो लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट रे इमर्ज हो गई, ये तुम्हारा नॉर्मल 1 और ये अपना नॉर्मल 2, R1 R2, ये अपना एंगल E। तो देखो अगर मेरा एंगल आई मिनिमम है, दैट मीन्स वो नॉर्मल से बहुत कम एंगल बना रहा होगा ना, बहुत कम। पहला केस डिस्कस करते हैं। यस मैम। बहुत छोटा एंगल बन रहा होगा, यानी बहुत स्मॉल एंगल कैसे बनाऊं, लाइट रे आ रही है इंसिडेंट होके, यानी इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो रही होगी, सही है। और ये बहुत स्मॉल एंगल बनाएगी यहाँ पे आई। तो अगर आई मिनिमम होगा ना, तो इस केस में बेटा तुम्हारा जो एंगल ऑफ ई है, यानी तुम्हारा एमर्जेंट एंगल है ई, ये इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। ई। इस केस में ई की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ई मैक्स कब होगा, देखो ये तो अभी डेविएशन मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे बनाई हुई है, यहाँ पर ये एंगल ई कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर मेरे को ये मैक्सिमम करना है तो मैं क्या करूं, इसको जस्ट ऐसे ग्रेजिंग करा दूं ना। देखो अगर मेरे को ई ऐसे ग्रेज कर जाएगा, तो अब नॉर्मल और तुम्हारी ई के बीच में कितना एंगल है, नॉर्मल और इसके बीच में 90 डिग्री का आया कि नहीं आया, यस मैम। यस मैम। भाई नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। तो 90। यानी जब तुमने आई मिनिमम लिया, तो मेरे को अगर ई मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम कब होगा भाई, तुम इसको बैंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बढ़ता जाएगा ई की वैल्यू। और कब मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये सरफेस से क्या करके चला जाएगा, बैंड करके चला जाएगा। तो यहाँ पर ई मैक्स हुआ, तो ई मैक्सिमम की वैल्यू हुई कितनी, ई मैक्स आया कितना, 90 डिग्री। कितना आया, ठीक है, ई मैक्स आया 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात देखो, अब तुम कह सकते हो मैम मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे भी हो सकती है, ये ई की वैल्यू को आप अंदर ले आओ, ई की वैल्यू को आप अंदर ले आओ तो कुछ एंगल और ये और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंस 90 प्लस थीटा बन जाएगा। ये भी कह सकते हो तुम, कह तो सकते हो कि नहीं। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में वो बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। उसके बाद लाइट रे अंदर आ गई ना, देखो अपनी Yes, इमर्जेंट ma'am. रे को देखो जरा ध्यान से, यहाँ से तो ये क्रॉस करके चली गई, अभी बाउंड्री से गई है, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर आ गई, उसका मतलब क्या हुआ, लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई ना सरफेस से, रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्शन हो गया, तो लाइट रे अंदर आ गई। तो उस केस में TIR हो जाएगा, जो कि वो केस हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो इसीलिए अभी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी बनेगी भाई, ई की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में 90 बनेगी। कितनी बनेगी, 90। बताओ, 90 बनेगी, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो बी वाला केस, यानी जो बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट पे आई क्या ले रखा है तुमने, मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर आई मैक्सिमम है तो अब बात आई कि ई क्या होगा। तो एक बात बताओ बेटा, ये दो हिस्से ही तो हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर बैठ के देख रही हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ई वाली रे है, ये एमर्जेंट रे जो ई है, ये एंगल आई भी बन सकता है ना, कि भाई लाइट, मैं इसको उल्टा कर दूं, बस मैं ये लाइट रेस की ना ये घुमा दूं, देखो डायरेक्शन देखो, मैं बस इसको ऐसे कर दूं, ये लो कि लाइट रे ऐसे आई, रेड वाली लाइन देखो ऐसे आई, फिर ऐसे बैंड हुई और फिर ऐसे चली गई। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ई वाला क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे।
यस बन मैम। जाएगा ना इंसिडेंट रे। लाइट ऐसे गई और यहाँ चली गई, तो इसका मतलब उसके लिए फिर ये वाली जो रे होगी ये इमरजेंट रे बनेगी, उस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये इमरजेंट रे बन जाएगी। इसका मतलब जब तुम्हारा I3 मैक्सिमम होगा तो E क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम। और I का मैक्सिमम होने का मतलब है I मैक्सिमम कितना होगा, अब ये इमरजेंट रे तो मैक्सिमम हुई, इमरजेंट रे कितना एंगल बना रही है 90, तो यहाँ पे 90। तुम्हारा I कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आई किसी को अच्छे से? यस मैम। है तो मतलब क्या समझ में आया कि हमारे पास अगर मेरे को डेविएशन मैक्सिमम करना है तो मेरे को डेविएशन मैक्सिमम करने के लिए दो वैल्यू है, दो वैल्यू है क्या, या तो आप इंसिडेंट रे को कितने पे ले आओ 90 डिग्री पे ले आओ, इंसिडेंट रे को 90 डिग्री पे ले आओ तो तुम्हें मैक्सिमम डेविएशन मिल जाएगा। अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे नहीं आ रही है तो वो मिनिमम एंगल चुनो कि तुम्हारा एमरजेंट रे कितना बन जाए 90 डिग्री, तब वो एंगल चुनो कि एमरजेंट रे कितना बन जाए 90 डिग्री बन जाए। बोलो ठीक है? तो यहाँ Yes, नोट ma'am. में क्या लिखोगे, फॉर ईच डेविएशन और maximum deviation we have two value of angle of incidence। ठीक है, दो वैल्यू ऑफ इंसिडेंस हो जाएंगी ना हर डेविएशन पे, तो मैक्सिमम के साथ साथ किसी भी डेविएशन पे तुम्हारे पास दो वैल्यू होंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की। समझ में आया क्यों? एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे स्ट्राइक करी है, और इमरजेंट रे, जब इमरजेंट रे जिस एंगल पे निकलेगी। समझ गए? तो अगर ऑब्जर्वर को चेंज कर दोगे तो वो इमरजेंट रे फिर से इंसिडेंट रे का काम कर देगी, तो तुम्हारे पास दो एंगल है, एक इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, ये दोनों एक दूसरे का काम कर सकती हैं। तो हर डेविएशन के लिए मैक्सिमम के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू है इंसिडेंट रे की, दो। ठीक है, दो वैल्यू। ठीक है। बट अब देखो कौन सा केस रह गया, सी वाला पॉइंट देखो जरा ध्यान से, ये सी पॉइंट, ये सी कौन सा पॉइंट है, ये सी कौन सा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर डेविएशन, हाँ वेरी गुड, यहाँ पर आपको डेविएशन क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर डेविएशन मिनिमम है। अच्छा, जब डेविएशन मिनिमम है तो अब कंडीशन क्या होगी, अगर डेविएशन मिनिमम रखना है तो आई की वैल्यू किसके बराबर कर दो, ठीक है। बस अगर तुम्हें मिनिमम डेविएशन चाहिए तो आई किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। ई के बराबर कर दो। यस मैम। तो अब यहाँ पर नोट डाल के क्या लिखोगे, बट फॉर डेल्टा मिनिमम देयर इज ओनली, कितनी वैल्यू है, वन वैल्यू। वन। भाई आई को बस ई के बराबर कर सकते हो, ये एक ही वैल्यू है, यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है दो होने के। बट फॉर डेल्टा मिनिमम देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए? यस मैम। वो भी किसके बराबर, आई इक्वल्स टू ई के बराबर। अब एक एक केस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, आ जाओ। क्या केस वन, क्या है केस वन, कंडीशन 4, थोड़ा और ऊपर हेडिंग डाल दो। डेल्टा मिनिमम, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए देखो क्या होगा, डेल्टा मिनिमम लिखोगे यहाँ पे, ये लिखोगे आई, डेल्टा हमारा, सॉरी पहले सिर्फ डेविएशन लिखते हैं, डेल्टा किसके बराबर था, आई इक्वल्स टू प्लस ई माइनस ए, है ना। अब देखो फॉर डेल्टा मिनिमम क्या कंडीशन है भाई, डेल्टा मिनिमम की आई शुड बी इक्वल्स टू ई, तो डेल्टा मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, 2i माइनस ए। यस मैम। तो डेल्टा डेविएशन आया 2i माइनस ए।
अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ए की वैल्यू किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के, मिनिमम डेविएशन में ए जो है R1 प्लस R2 के बराबर है। जरा अब ये देखते हैं कि R1 प्लस R2 में यहाँ क्या होगा। ये अपना R1 बनता है, ये अपना R2, A B C। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, AR। अब ना स्नेल्स लॉ लगाओ, कहाँ पे, अप्लाई स्नेल्स लॉ, कहाँ पे लगाओ, AB से सरफेस पे लगाओ। अगर AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या दिखेगा, आप लिखोगे μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R1, यही लिखोगे। μ1 AR तो 1 हो गया, sin I इक्वल्स टू म्यू sin R1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब स्नेल्स लॉ लगाओ एट AC, AC पे लगाओगे तो क्या बनेगा, म्यू sin R2 इक्वल्स टू 1 sin E, यही बनेगा बेटा, इक्वेशन 2। अब देखो हमें पता है I किसके बराबर है, E के बराबर, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ म्यू sin R2 इक्वल्स टू sin I। जरा इक्वेशन 1 और सेकंड को देखो, जो अभी लिखी है 1 और सेकंड को देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हो तुम कि म्यू साइन R1 इक्वल्स टू किसके बराबर है, म्यू साइन R2 म्यू साइन R2। यहाँ से और क्या चीज निकल के आई, यहाँ से एक चीज और निकल के आई कि R1 किसके बराबर है, R2 के। भाई म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो R1 और किसके बराबर आया, R2 के। तो यहाँ से A को क्या लिख सकते हो तुम, A जो बराबर है या तो ट्वाइस ऑफ R1 या ट्वाइस ऑफ R2। R1 को तुम क्या लिख सकते हो, A/2 लिख सकते हो। बताओ इतना क्लियर हुआ इस कंडीशन में। ये कंडीशन याद रखनी है कि डेल्टा मिनिमम होगा तो दो चीजें मिल गई। डेल्टा मिनिमम होने पे एक तो मैंने तुम्हें एक ये लिखवाया, बी ये लिखवाया, सी ये तीनों याद रखने हैं कि आई ई के बराबर हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम ये ए की वैल्यू जो होगी जिस इसमें जो तुम्हारा R1 है वो R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद यहाँ पे तुम्हें समझ ये याद करनी है, बार बार ड्रॉ नहीं करनी, डिराइव नहीं करनी। ठीक है, अब आओ आगे थोड़ा सा। अब तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल के आया, मैं उस स्नेल्स लॉ पे ही चल रही हूँ। साइन आई इक्वल्स टू साइन म्यू साइन R1, यही था। देखो फर्स्ट स्नेल्स लॉ लगाया है ए बी पे, R1 ही आएगा, यहाँ पर म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1। तो अब आई लिखते हैं अभी, साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1 को क्या लिख सकते हैं भाई, A/2 अभी निकाला है। देखो R1 को A/2 लिख सकते हैं, ठीक है, R1 को A/2 लिख दिया। अभी डेल्टा मिनिमम किसके बराबर आया था, 2i माइनस ए। तो मेरे यहाँ से देखो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 ये किसके बराबर आ गया बेटा, आई के बराबर आया। देखो थोड़ा सा डेरिवेशन चल रहा है, ये तुम्हारे अभी काम का नहीं है, तुम्हें रिजल्ट याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर द रिजल्ट। तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, देखो ये वाली आई की वैल्यू उठा के ऊपर रख दो, आई की वैल्यू उठा के ऊपर रखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 इक्वल्स टू म्यू साइन A/2। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल कर ना, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, ये किसके बराबर आ गया, म्यू के। तो ये डेरिवेशन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क ये फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, कि जब तुम्हारे पास डेविएशन मिनिमम होगा तो तुम्हारे प्रिज्म का एंगल, तुम्हारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ये म्यू किसका है, प्रिज्म का ही तो लिया है, एयर का तो 1 था।
तो जब तुम्हारा डेविएशन मिनिमम होगा तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब अगर मैं एसी पे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया हुआ था तो मेरे पास क्या आया था, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन E, है ना, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन E। अच्छा, और डेल्टा मिनिमम में आई E के बराबर है, और आई जब मिनिमम होगा, अब एक चीज देखो यहाँ पे, जब आई सॉरी जब डेल्टा मिनिमम हुआ तो आई E के बराबर है, और जब आई मिनिमम होगा तो डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब ये अलग अलग केसेस, ठीक है, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, आगे चलें, आगे क्वेश्चंस कराऊं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का, सेकंड केस। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कब होती है, पहले तो ये बताओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी, कब होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब इंसिडेंट लाइट मतलब एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और वो क्रिटिकल एंगल ज्यादा होते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस इसे मीडियम में। हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर भी तुम्हें TIR ही कराना है। इसका मतलब ये है कि हम आई की वैल्यू क्या लें, क्या हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। मेरी बात समझ गए? क्या हो Yes, जाए, ma'am. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, नामकरण सबसे पहले करेंगे। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? रेड कलर आंखों में चुप तो नहीं रहा है? No, ma'am. देखो, ये इमरजेंट रे है, ये तो अभी फिलहाल इमर्ज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। TIR का मतलब है कि ये लाइट इमर्ज ना होके ना ऐसे अंदर आ जाए। ये हुआ है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना भाई। ये लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बट इस AC से क्या हो गई, अंदर की तरफ मुड़ गई, यानी यहाँ पर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर गई। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब पहले एक बात करते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पहले क्या होगा, पहले क्या करती है लाइट, बाउंड्री से जाती है ना होके। पहले ये बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से पहले क्या करती है लाइट, बाउंड्री से निकलती है ना। जब क्रिटिकल Yes, एंगल ma'am. होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाते हो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अंदर से तब मीडियम अंदर में। आती है, तब रिफ्लेक्ट होती है ना। तो देखो, ये मेरा नॉर्मल है। देखो अब ये यहाँ नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये R1, ये R2, और ये तुम्हारा अब एंगल इमरजेंट हुआ। अच्छा, अगर मेरे को इमरजेंट रे एकदम बाउंड्री से ग्रेज करानी है, देखो इसको ग्रेजिंग बोलते हैं, कि जब ये एकदम बाउंड्री से निकल के जाए ना तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रेजिंग। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना के गई तो R2 को कितना रखा तुमने, R2 कितना होना चाहिए, 4, E इक्वल्स टू 90 डिग्री, R2 शुड बी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल ना, R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना भाई। अब ये वही तो बन रहा है, तुम्हारा प्रिज्म कैसा मीडियम हो गया, डेंसर, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है,
बट डेंसर से रेयर ना जाके वो बाउंड्री से ग्रेस करके चली गई। तो अगर तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना के चली गई, तो इसका मतलब इंसिडेंट R2 इंसिडेंट रे तो है एसी के लिए। देखो एसी के लिए यस मैम, एसी के लिए R2 क्या है? R2 वाला एंगल एसी के लिए क्या है भाई? इंसिडेंट एंगल ही तो है। इंसिडेंट एंगल। राइट, इंसिडेंट रे ही है ना। देखो ध्यान से, ये R2 आ रहा है एसी पे, तो एसी सरफेस के लिए R2 इज व्हाट? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यस मैम, यानी R2 का एंगल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, यानी R2 शुड बी इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। अगर हमें चाहिए कि एमर्जेंट रे शुड बी एट 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री बनाती है तो चलो ठीक है। तो अब यहां से तुम क्या लिखोगे? स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट एसी। एसी पे स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या लगाओगे भाई? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू साइन R2 इक्वल्स टू 1 साइन ई, क्योंकि बाहर का 1 है। तो म्यू साइन R2 इक्वल्स टू साइन ई कितना है भाई? 90 डिग्री। तो यहां से तुम्हारा साइन R2 किसके बराबर आ गया? साइन 90 1 हो गया, 1/v। तो यानी तुम्हारे R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/म्यू के बराबर, 1/म्यू के बराबर होगी। अब ओके, अब मेरे को बताओ, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? अगर R2 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो टोटल लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी ना लाइट। ये जो रेड कलर है ये कहाँ आ जाएगी? लाइट अंदर आ जाएगी। समझ गए? क्रिटिकल एंगल में तो यस बाउंड्री, मैम, क्रिटिकल एंगल से बढ़ने के बाद बाउंड्री के अंदर। तो अगर R2 तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए और, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? TIR बन जाएगा। बट उससे पहले देखो, ये साइन R2, इस केस में जो R2 है ये क्या है? इस केस में R2 किसके बराबर लिया है? क्रिटिकल एंगल के बराबर ना। यहाँ पे R2 देखो, यहाँ पे ए इक्वेशन R2 क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/म्यू। तो यानी अगर तुम्हें क्रिटिकल एंगल निकालना है तो कितना, किसी का कितना होगा, तो ऐसे निकाल सकते हो 1/म्यू करके। ठीक है, सॉरी। तो किसी भी प्रिज्म का इफ यू वांट टू कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल तो ये आएगा। तो R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना कि अगर R2 की वैल्यू इस टर्म से ज्यादा है, R2 की वैल्यू इस टर्म से ज्यादा है थीटा सी से, तो इसका मतलब AC पे क्या होगा? लाइट बाहर नहीं जाएगी। मेरी बात समझ गए? AC से लाइट बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, ma'am. क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो, बताओ क्या करवाया मैंने, ये कौन समझाएगा एक बार? इतने पेजेस करवा दिए, क्या समझ में आ रहा है अभी तक बताओ? मैम अगर हम प्रिज्म में जो हमारा एसी है उस पे बात करें, अगर हम एंगल R2 को अगर हम एक मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर रखेंगे तो जो लाइट है वो उसके ऊपर ग्रेज कर जाएगी एसी के ऊपर, और जिस एंगल पे वो करेगी उसे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अगर हम क्रिटिकल विशाल एंगल बता से रहा एंगल, होगा ये, विशाल बता रहा है, मैम अनुज, अनुज कौन? अनुज बताता है, ठीक है। बाकी के बच्चे क्या करने आए हैं? नितांत, रिद्धिमा, रिद्धिमा बताओ जरा, अगर मैं R2 को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? और अगर तुम्हें किसी भी प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है तो तुम क्रिटिकल एंगल कौन सी सरफेस पे निकालोगी पहले, AB या AC पे? बताओ।
बताओ रिद्धिमा। क्या हुआ? बोलो। चलो ये क्लियर है। अब देखते हैं कि अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो ये तो बेसिक कंडीशन थी कि ये तो होना ही होना चाहिए, है ना। अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो एसी की बाउंड्री पे ये होना चाहिए कि R2 जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो या क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो इमरजेंट रे 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसकी हमने कंडीशन निकाल ली कि हमारा क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ के। ओके, अब बात करते हैं इस चीज को पाने के लिए एंगल आई कितना रखना पड़ेगा। अब बात आएगी, अगर मेरे को ये वाली टर्म्स चाहिए उसके लिए मैं आई कितना रखूं। कोई बता सकता है मुझे आई कितना रखना पड़ेगा? मिनिमम आई, देखो मैक्सिमम तो तुम आई को कितना भी रखते जाओ, मैक्सिमम तो इंसिडेंट रे को आप कितना भी रख लो, यू विल अचीव TIR। बट मेरे को वो मिनिमम वैल्यू चाहिए आई की जिस पर मेरे को क्या अचीव हो जाए, TIR अचीव हो जाए। समझे बात? यस मैम। बताओ। तो तुमने साइन क्रिटिकल एंगल भी निकाल लिया, 1/μ के बराबर है, तो साइन आई चाहिए, राइट। साइन आई निकालना है। कैसे निकालेंगे साइन आई यहाँ पर इस केस में? देखो स्पेसिफिक केस है E 90 डिग्री, तो तुम साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1 ये करोगे। साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1 ये लिखोगे ना, ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाया है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू, ए किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के। R2 किसके बराबर हो गया भाई, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो यहाँ से R1 किसके बराबर आया, A माइनस सी, यही आया। तो म्यू साइन R1 को मैं यहाँ A माइनस सी लिख सकती हूँ। यस मैम। तो ये देखो साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन, इसको A माइनस सी को ओपन कर सकते हो, साइन A साइन C माइनस साइन C इंटू साइन A कर सकते हो। अभी जो थीटा सी है ना, इसको या तो फिर क्रिटिकल एंगल, देखो ये जो मैंने थीटा सी लिखा है मैं इसको सी बना दे रही हूँ जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल, अगर यहाँ सी लिया है तो फिर से सी ले लो, सी सी सी, बस नेमिंग चेंज करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रिटिकल एंगल को सी सी से डिनोट किया है। ओके, म्यू साइन ए, प्रिज्म का एंगल गिवन होगा साइन सी। साइन सी किसके बराबर दिया हुआ है, देखो जरा, 1/μ के। 1/μ। यहाँ देखो ये निकाला है ना, साइन सी 1/μ के बराबर है। ये याद रखनी है चीजें। माइनस फिर से साइन, फिर से वही लिख दिया, साइन सी माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस बी साइन ए, साइन ए कॉस सी माइनस साइन सी कॉस ए, यही फॉर्मूला होता है ना साइन सी माइनस डी का। यस मैम। हाँ बोलो।
यस मैम। अब देखो मेरे पास साइन सी की वैल्यू तो है 1/μ, कॉस ए एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ए तो गिवन होगा 60 डिग्री 60 डिग्री। बात है कॉस सी की, कॉस सी कैसे होगा अगर साइन सी 1/μ है, साइन सी, तो कॉस सी कैसे निकालोगे भाई, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉस सी किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी के, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी यहाँ से साइन आई, बताओ। तो ये तुम्हारी साइन आई की वो वैल्यू होगी जिसपे तुम्हें ये सारी कंडीशंस मिलेंगी, समझ गए। तो कुछ नहीं करना, ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाना है, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन R1 लिखना है। अब हमें R1 नहीं मालूम, वी डोंट नो कि R1 क्या है, तो R1 के लिए क्या लिखा है, a माइनस सी लिखा है, ठीक है। तो म्यू साइन ए कॉस सी माइनस साइन सी कॉस ए। बस अब यहाँ पे तुम्हारे पास दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इस वाली कंडीशन में साइन सी किसके बराबर होगा 1/μ के, ये याद रखना है बस। यहाँ पे वैल्यू रख दो, फिर कॉस सी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। तो ये साइन आई की वैल्यू निकाल लोगे। यस मैम। बेसिक क्वेश्चन, इसमें देखो इसका पार्ट आता है फिर बी, इसका बी पार्ट क्या कहता है, ध्यान से अभी मैं तुम्हें कराती हूँ। ये कहता है, देखो अभी जो तुमने ये आई की वैल्यू निकाली है ये तुमने जनरल निकाली है, किसी भी अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी म्यू की वैल्यू है तो आई की वैल्यू क्या रखें कि एंगल ई 90 बने और हमारा TIR हो जाए, ठीक है। अब TIR का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ग्रेजिंग है ना, ग्रेजिंग हुई है ना अभी, यानी R2 को किससे ज्यादा होना पड़ेगा अगर TIR कराना है तो ग्रेटर देन क्रिटिकल है। इतना तो समझ गए। यस यस मैम। तो साइन आई को भी इससे ज्यादा कर देना, ये तो इक्वल आया है, इक्वल पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। अगर साइन आई इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इस जो अभी तुमने वैल्यू निकाली है, अगर इससे थोड़ा आई ज्यादा मिलेगा तो TIR हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर ये आई की वो वैल्यू है जहां पर TIR होने के चांसेस हैं। अगर इससे थोड़ा आई और बढ़ा तो क्या होगा, सीधा TIR होगा ना। मेरी बात समझ में आई क्या कह रही हूँ। इस आई की वैल्यू पे जो अभी तुमने निकाली है ये पीछे साइन ए साइन सी करके, इस आई की वैल्यू पे तुम्हें क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री मिल रहा है ना। अगर इस साइन आई को जरा सा भी बढ़ाओगे तो एंगल ई भी तो बढ़ जाएगा, यानी फिर पूरा का पूरा TIR मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई। यस मैम। तो ये जो आई की वैल्यू है, हाँ अब देखो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी का पार्ट बी पार्ट है, कह रहा है हमें ना ये बताओ व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ refractive index of a prism if refractive angle is A, so there is no emergent ray irrespective of angle of incidence। अब समझ गए इन्होंने क्या कह दिया। अब यहां तुमसे कह दिया कि मुझे एंगल आई से कोई मतलब ही नहीं है, हमें एंगल आई से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा क्या रख दूं कि कोई भी लाइट इमर्ज ना हो। बात समझ गए, कोई भी लाइट इमर्ज ना होगा मतलब क्या है, ई कितने डिग्री पे बन रहा होगा, ई कितना हो रहा होगा 90 डिग्री। भाई ई तो 90 बन रहा होगा ना कि लाइट बाहर ना जाए। यस मैम। मेरी बात समझ, नो इमर्जेंट रे यानी ई 90 की कंडीशन है कि बाहर नहीं जा रही है, ग्रेजिंग हो गई। अगर थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो वो अंदर ही आ जाएगी, तो वो मिनिमम वैल्यूज की बात चल रही है। तो अब ये कह रहे हैं हमें आई से कोई लेना देना नहीं है,
हमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताओ कि क्या रखें। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट कर दें, फिर आप कुछ भी करते रहना, वी विल गेट E इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या करेंगे बताओ। तुम्हें पता है अगर E 90 डिग्री चाहिए तो R2 को क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा, इतना तो अभी हम देख चुके हैं। अगर R2 को क्रिटिकल एंगल रखना है, इफ R2 शुड बी क्रिटिकल एंगल, तो अभी हमने क्या निकाला था, साइन C किसके बराबर आया है, 1 म्यू के। म्यू के। साइन C किसके आया है, 1 म्यू के। अब ये क्या कह रहा है कि म्यू क्या चाहिए मेरे को, देखो म्यू की वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम। अच्छा अब एक सेकेंड, यहां से पहले एट ए बी सरफेस पे भी लगाई थी ना स्नेल्स लॉ। क्या लगाया था स्नेल्स लॉ, 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1, यही बनेगा ए बी वाले पे। तो अब तो तुम्हें रट जाना चाहिए कि क्या किस पे बनना है। ये R1 बन जाएगा ना, ये R2 बनेगा, ठीक है। ये लाइट इमर्ज हो गई, ये एंगल 90 बनेगा। तो अभी हमने ए बी के लिए स्नेल्स लॉ लगाया है, तो साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1 आया है। तो देखो ये क्या, साइन आई इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखती हूँ साइन R1 इक्वल्स टू म्यू। मुझे म्यू की वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम। अगर म्यू मिनिमम चाहिए तो R1 को क्या होना पड़ेगा, अगर म्यू मिनिमम चाहिए तो R1 क्या होना चाहिए, R1 को मैक्स होना पड़ेगा। मेरी बात सुन रहे हो, R1 को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। यस मैम। यस और नो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और R1 मैक्सिमम कब होगा, ये देखना पड़ेगा। R1 मैक्सिमम कब होगा, अब इस केस में बताओ। ये नॉर्मल कितना करें, R1 को मैक्सिमम करना है, कितनी वैल्यू हो सकती है R1 की मैक्सिमम, या ऐसे लिख दो। अभी ये C को क्या निकाला था तुमने, साइन C को किसके बराबर निकाला था, देखो। अब एक बार सुनो, जब मिनिमम डेविएशन का केस था, डेल्टा मिनिमम का डेविएशन, उस केस में आई किसके बराबर था, ई के बराबर, और तुम्हारा एंगल ए किसके बराबर आया था, एक सेकंड देख लेते हैं। R1 plus R2. R1 जो आया था वो a/2 के बराबर आया था। अच्छा, तो यहाँ से a लिखोगे जो कि बराबर है R1 प्लस R2 के। हाँ, अब मैंने क्या बोला, म्यू मिनिमम चाहिए बेटा। म्यू मिनिमम करने के लिए अब R1 पे बारी टिक गई कि R1 को क्या सेट करें कि म्यू मिनिमम मिले। सारी कंडीशंस आ गई अब R1 पे। तो देखो R1 की वैल्यू तुम मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्रिटिकल एंगल। R1 की भी मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो सकती है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये तुम्हें क्रिटिकल एंगल हो सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा R1 अब क्रिटिकल एंगल है, अगर मैं तुमसे कह दूं, देखो सपोज बेटा लाइट रे ना ऐसे आ रही है, ये तुम्हारे ए बी पे ऐसे इंसिडेंट हुई क्रिटिकल एंगल से, तो मुझे ये बताओ इमरजेंट तुम्हारी, अब इमरजेंट रे दैट इज इंसिडेंट रे कितने एंगल पे जानी चाहिए भाई, 90 पे जाएगी ना, ऐसे 90 डिग्री पे। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन बन गई कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे 90 से जाएगी ही जाएगी, वो तो 90 डिग्री बनाना ही बनाना है। तो इसका मतलब हुआ क्या, R1 को C रख दो और तुम्हारे इंसिडेंट रे को कितना रख दो, 90 डिग्री। इंसिडेंट रे को कितना रख दो, 90 डिग्री। तो देखो यहां से क्या लिखोगे फिर, ये A किसके बराबर आ जाएगा, ये R1 भी C R2 भी C, A किसके बराबर आ गया 2C के, तो C किसके बराबर आ गया a/2 के। C किसके बराबर आया, ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, साइन C की वैल्यू a/2 विच इज इक्वल्स टू 1/μ।
तो इनको थोड़ा रिवर्स करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक ए बाय। ये रिजल्ट याद रखना है कब, म्यू मिनिमम के लिए। ये म्यू मिनिमम कौन सा केस है कि लाइट, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2-3 केस बढ़ा दिए, मैं एक बार थोड़ा सम अप कर देती हूँ सारा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई होगी। पहले ये वाला सम अप करते हैं। यहाँ तो टीआईआर वाला देखो, टीआईआर में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा टीआईआर में कि आई की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, हमें एंगल ई को कितना बनाना है, 90 डिग्री। अगर एंगल ई 90 है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स R2 को क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा, है ना, R2 को क्रिटिकल एंगल बनना पड़ेगा, यही तो सीखा है। R2 को क्रिटिकल बनना पड़ेगा, तो R2 को क्रिटिकल एंगल रखा। अगर R2 क्रिटिकल से ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है ई 90 से बढ़ जाएगा और लाइट रे अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से हमने स्नेल्स लॉ लगाया एसी पे, तो पता चला कि तुम्हारा क्रिटिकल एंगल किसके बराबर निकल के आया, 1/μ के। ये याद रखना है कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो क्रिटिकल एंगल 1/μ के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप तुमसे कहें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मेरे को आई की वैल्यू बताओ कि आई किसके बराबर होगा, तो आप ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, म्यू साइन R1। हमें अभी R1 नहीं पता कि R1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो R1 को तुम क्या लिख सकते हो भाई, ए माइनस सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से। तो बस तुमने इस साइन ए माइनस सी को ओपन किया है, विच इज साइन ए कॉस सी माइनस साइन सी कॉस ए। यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इस आई की वैल्यू पे तुम्हारा क्या होगा, ग्रेजिंग मिल जाएगी, यानी यहाँ इस आई की वैल्यू पे ग्रेजिंग हो जाएगी। अगर आई को थोड़ा सा भी इससे बढ़ा दोगे तो टीआईआर हो जाएगा। तो ये आई की कौन सी वैल्यू है, ये है आई की वो मिनिमम वैल्यू, ये आई की वो मिनिमम वैल्यू है जहां पर क्या मिलेगा, ग्रेजिंग मिलेगा। मेरी बात समझ गए। अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कह दिया कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं चाहिए हमें, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से एमरजेंट रे नहीं निकालनी बाहर। तो क्या होगा, बात तो वही है कि R2 को तो क्रिटिकल होना पड़ेगा, जिसकी वजह से साइन सी 1/μ बनेगा ही बनेगा, ये कंडीशन डैम श्योर है। अब सारी बात फिर से अटक गई ए बी स्नेल्स लॉ, जो ए बी पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अब यहाँ पर बात ये आई कि अगर म्यू को कम रखना है तो R1 को क्या ले भाई, अगर एक को फिक्स करोगे तो दूसरा वेरी करना पड़ेगा ना। अगर आपने म्यू फिक्स कर दिया तो अब R1 की कंडीशन सोचो कि अगर म्यू मिनिमम है दैट मीन्स R1 शुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर R1 मैक्सिमम हो ही कितना सकता है, क्रिटिकल एंगल। मेरी बात समझे, ये क्रिटिकल क्यों हो सकती है, ये यहाँ पर ये हो ही क्रिटिकल एंगल के बराबर सकता है। तो R1 भी C के बराबर हो गया, ये याद रखना है। तो म्यू मिनिमम का इसमें कितना बनेगा, कोसेक A/2। अगर सवाल आता है कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करानी है, म्यू की मिनिमम वैल्यू बताओ, मेरी बात समझे, सवाल आता है कि मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करानी है, म्यू मिनिमम कितना होगा, तो कोसेक A/2 होगा। समझ गए, ये लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स में। तो कोसेक A/2 होगा। अब यहाँ पे तुमने म्यू की वैल्यू निकाली है इस वाले केस में, डेल्टा मिनिमम में, कि अगर मुझे मिनिमम डेविएशन चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखें प्रिज्म का, तो इतना रखोगे। बात समझ गए, अगर डेल्टा मिनिमम चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखें, इतना रखें, ये रहा फॉर्मूला। अब ये सेकंड केस है कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो मैं मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखूं कि क्या हो जाए, इमरजेंट रे बाहर ना निकले, दैट मींस टीआईआर हो जाए। तो वो म्यू मिनिमम कितना है, कोसेक A/2। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा। यस मैम। अगर पूछा जाता है, अगर जनरल पूछा जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी म्यू, तो तुम्हारा साइन आई का फॉर्मूला ये रहेगा, म्यू साइन ए। बात समझ में आई। यस मैम। चलो आ गई, तो फिर एक क्वेश्चन।
ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तुम्हारा एक टॉपिक और रहता है वैसे। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ही लिख लो फिर तो। करो इस क्वेश्चन के साथ। क्या आंसर आ रहा है? मैम 29.89 समथिंग आ रहा है। 29.8 तो नहीं, गलत है बेटा, चेक करो। कैसे सॉल्व किया है, मेथड बताओ क्या करा है। बताओ क्या किया है।
बोलो मैम स्नेल्स लॉ यूज किया है। कौन सा स्नेल्स लॉ यूज किया है? फिर कौन सी सरफेस पे? सेकंड सरफेस पे मैम। क्यों? ये तो इन्होंने बोला है ना कि हमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ जिससे लाइट सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट करे। अब ये जब मैंने तुम्हें ये यहाँ कराया है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? आई मिनिमम ही तो निकलवाया है। अब तुम दोबारा क्यों लगाओगे फिर फॉर्मूला, वो स्नेल्स लॉ? ये काम तो मैंने करा दिया। पेपर में सवाल आएगा तो दोबारा स्नेल्स लॉ लगाने बैठेगी ये क्या? फिर क्यों पढ़ा रही हूँ मैं ये? तुम्हें पता है कि अगर ये आई मिनिमम है, इस आई मिनिमम पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है ना भाई? अभी क्या हो रही है? ग्रेज होके निकल गई ना इस सरफेस से, एसी से ग्रेज होके निकल गई। ये आई मिनिमम है। अगर इस आई से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो ये लाइट कहाँ आ जाएगी? अंदर। इस आई से थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाओगे तो लाइट कहाँ आ गई? अंदर आ गई ना। तो सवाल में भी तो ये पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सॉरी, कहाँ गई? हाँ, मिनिमम वैल्यू बताओ आई की, सो दैट लाइट जो है बस रिफ्रैक्ट हो जाए सेकंड सरफेस से। तो यही तो वो मिनिमम वैल्यू है। बोलो। हाँ, और जब अभी तुमने पढ़ा है अगर आई मिनिमम होता है तो ई कितने के बराबर होता है? देखो तुम्हारा ग्राफ पे आओ। अगर आई मिनिमम है तो ई कितना होगा? 90 डिग्री ना। यस मैम। ग्राफ देखो, अगर आई मिनिमम है तो ई कितना बन रहा है? 90 बनेगा ही बनेगा। बी पर देखो, अगर तुमसे पूछ लेता कि आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, सॉरी, अगर तुमसे पूछ लेता ई की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो तुम्हें पता है अगर ई की मिनिमम पूछी है दैट मीन्स यहाँ पर आई 90 हो जाएगा। फिर दैट मीन्स यहाँ पे अब की बार आई 90 हो गया। तो ये याद रखनी, चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है ये जो मैंने भी निकलवाया है तुम्हें, साइन आई का। कैसे? साइन म्यू साइन R1, म्यू R1 को क्या लिख सकते हो तुम? A माइनस सी इक्वल्स टू म्यू साइन A कॉस सी माइनस साइन C कॉस A। अब बात आई साइन C किसके बराबर है? अभी निकाला था साइन C का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंगल सेकंड सरफेस के लिए। कितने के बराबर आया था भाई? 1/μ के। 1/μ। बस कॉस म्यू भी पता है, कॉस म्यू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर C हो जाएगा। सॉरी, कॉस C इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखो, साइन आई निकालो। और तुम्हें पता है जब आई मिनिमम होगा तो डेल्टा मैक्सिमम होगा। तो यही तो कंडीशन है वो। म्यू की वैल्यू √7/3। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है? साइन 60। कॉस सी कितना हो जाएगा बेटा? √1 माइनस साइन सी यानी 1/μ² माइनस साइन सी किसके बराबर है? 1/μ के। 1/μ कॉस 60 डिग्री। म्यू की वैल्यू रख देना यहाँ से। साइन आई जो बनेगा ना बेटा, ये तुम्हारा बनेगा, मैं बताती हूँ। सॉल्व करो तुम, कितना बन रहा है कैलकुलेशन? आई कितना आ रहा है? म्यू की वैल्यू रखो भाई, √7/3 गिवन तो है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करके तो यहाँ से आई आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, तो आई 30 आ गया।
बस फिर डेल्टा मैक्स निकालो, डेल्टा मैक्सिमम कितना होगा। डेल्टा मैक्स का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए। आई 30 निकाल लिया, ई कितना बनेगा 90 डिग्री, ए कितना दे रखा है 60, तो ये कितना आया, डेल्टा मैक्स कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। बस ये करना था इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मेरे को मैक्सिमम डेविएशन चाहिए, अब मैं मैक्सिमम डेविएशन के लिए पूछ रही हूँ, तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो यहाँ पे आओ, डेल्टा मैक्सिमम, डेल्टा मैक्सिमम के लिए आई की वैल्यू मैक्स हो सकती है और आई की वैल्यू मिनिमम हो सकती है, ठीक है। डेल्टा मैक्स के लिए ई की वैल्यू मैक्स हो सकती है, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। अगर डेल्टा मैक्स चाहिए और अगर तुमने आई मैक्स कर दिया तो मतलब ई मिनिमम, आई मिनिमम कर दिया तो ई मैक्स। तो अब तुम सोच लो, अगर आई मैक्स की वैल्यू है कितनी 90 और ई मैक्स की वैल्यू कितनी है 90, और यही कंडीशन तुम्हारी किसकी बनती है, ग्रेजिंग कंडीशन। यही तो हुआ है ग्रेजिंग में, सारी जो चीजें कराई है ग्रेजिंग कंडीशन या TIR अगर थोड़ा सा भी 90 से ज्यादा कर दोगे, देखो अगर ई मैक्स जो है अगर 90 से ज्यादा, अगर तुम्हारी इंसिडेंट रे इमरजेंट रे 90 से ज्यादा हो गई तो TIR ही हो जाएगा सीधा सीधा, और तुम्हारा आई भी 90 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो हो गया, उस केस में भी TIR होगा। इस तरीके से ये चीज याद रखें, क्योंकि ये सारी ग्रेजिंग कंडीशंस दी हुई है, और याद रहेगा ये सब। यस मैम। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद आता है तुम्हारा थिन प्रिज्म का टॉपिक, कि अगर हम लोग एक ऐसा प्रिज्म लें जो बहुत थिन है। अब थिन प्रिज्म का कैसे पता चलेगा, थिन प्रिज्म में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म है, सॉरी एंगल ए या एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या होगा, ये बहुत स्मॉल होगा। दिस इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। 18 डिग्री 15 डिग्री, तो समझ जाना यहाँ पर थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगेगा। तो थिन प्रिज्म के लिए हमारे पास डेविएशन का अलग फॉर्मूला होता है कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है। टोटल डेविएशन का यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म माइनस 1। ये फॉर्मूला है थिन प्रिज्म के डेविएशन, ठीक है। थिन प्रिज्म में ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कोई बता सकता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, 10th के टॉपिक है ये तो। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि बेटा ये अगर मेरे पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में तुमने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है। सपोज करो ये व्हाइट लाइट आई, तो प्रिज्म क्या करता है, इस व्हाइट लाइट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है भाई, किसमें, 7 कलर्स में, है ना, विब ग्योर बना देता है ना। तो लास्ट में तुम्हारा सबसे कौन सा कलर आता है, विब वॉयलेट, फिर उसके बाद ब्लू, है ना, मतलब बीच में आते रहेंगे। फिर तुम्हारा यहाँ पे ब्लू, फिर येलो, फिर सबसे लीस्ट कौन सा आता है, फिर सबसे बाद में आएगा तुम्हारा रेड। रेड। तो यानी जब तुम्हारा एक कलर
सारे कलर्स में व्हाइट कलर जो है 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वहां पर बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट हुआ? वायलेट। वायलेट डेविएट्स द मोर, और रेड डेविएट द लेस। रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ है, ठीक है। एक बात समझ भाई, डेविएशन ही तो है, ये क्या है? ये डेविएशन ही तो है। रियल लाइट से बनाऊं तो ये तुम्हारा डेल्टा है रेड का, और तुम्हारे ये वॉयलेट का ये बनेगा ना डेल्टा वॉयलेट। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर हुआ? वॉयलेट कलर। तो यहाँ से याद रखना ना, रेड कम और वॉयलेट सबसे ज्यादा। इसके बाद अपने पास एक टर्म आती है एंगुलर डेविएशन। किसके बराबर होता है एंगुलर डेविएशन? एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में। इतना धीरे बोलती है, आवाज इतनी लाउड क्यों रहती है तुम्हारे? बहुत लाउड आवाज लगती है क्या? Yes, ma'am. वॉइस लेट थोड़ी लाउड लगती है क्या? इस नेटवर्क इशू हो सकता है शायद। मैं अपने की बात कर। एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन देखो किसके बराबर होगा? इसका फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्जन का। क्या फॉर्मूला है? डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से। डेल्टा डेविएशन ऑफ वॉयलेट रे माइनस डेविएशन ऑफ रेड। तो यानी देखो तुमने यहाँ पे डेल्टा निकाला है थिन प्रिज्म का टोटल, ठीक है। अगर मान लो मुझे पर्टिकुलर कलर के लिए पूछ रहे हैं कि कौन सा कलर कितना डेविएट हुआ है, तो तुम पहले डेल्टा भी निकाल लो कि तुम्हारा वॉयलेट कलर कितना डेविएट हुआ है। ए डिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम्हारी वॉयलेट रे -1। इन देखो सारी रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बनेंगे। रेड के लिए पूछा जाए तो क्या लिखोगे? ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर -1। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या बनता है? एंगुलर डिस्पर्जन। तो अब डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकाली थी तुमने? ए सॉरी म्यू वी -1 माइनस ए, आर की क्या लिखोगे? म्यू आर -1। तो ये कितना आया तुम्हारा फॉर्मूला थीटा का? ए कॉमन ले लो आप, म्यू वी -1 माइनस म्यू आर +1। तो ये कैंसिल हो गया। थीटा किसके बराबर आया? ए इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। तुम्हारे पास एंगुलर डिस्पर्जन के दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों याद रखना। किसके टर्म्स में है? डेविएशन, मतलब वॉयलेट और रेड कलर के डेविएशन है, मेन तो यही है, इसी से वो आया है, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिस्पर्सिव पावर। पहला ये सीखते हैं, सेकंड आता है डिस्पर्सिव। ये बस फॉर्मूले हैं, अब तो थ्योरी चल रही है, ये तो बस में याद रखना। डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन अभी निकाला थीटा। अब बात आई कि यहाँ पे मीन डिस्पर्जन क्या है। बेटा मीन डिस्पर्जन में देखो, जैसे हमारे पास कितने कलर थे? विबग्योर, ये इतने सारे कलर हैं। मीन डिस्पर्जन, अब वॉयलेट रे तो सबसे ज्यादा डेविएट करी, रेड कलर सबसे कम डेविएट करा। अब मुझे इनमें से एक मीन कलर लेना है, यानी इनके बीच वाला कलर, यानी जो मीडियम डेविएशन हुआ है वो कलर हम कौन सा लेते हैं? यहाँ पे येलो। तो यहाँ पे तुम्हें किसका वो लिखना होगा? वो डेविएशन, डेविएशन ऑफ येलो कलर, डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। तो थीटा किसका था? डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। येलो किसका हो जाएगा? डेविएशन ऑफ येलो। बताओ, याद रहेगा फॉर्मूला मीन डिस्पर्जन में येलो कलर लेने का, ये याद रखना।
आगे क्या करोगे अभी? डिस्पर्सिव पावर अभी हमने देखो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या निकाला है? थीटा, जो कि हमारा ए म्यू वी माइनस म्यू आर के बराबर है। देखो ये निकाला हुआ है यहाँ पे, मैंने इसको चेक बॉक्स में बंद किया हुआ है यहाँ, ठीक है। मैंने उठा के ये सीधी वैल्यू यहाँ रख दी, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन डेल्टा वाई। भाई डेल्टा वाई का क्या फॉर्मूला बनेगा? ए, अब की बार म्यू किसका हो जाएगा? येलो का, -1, ए से ए चला गया तो क्या लिखोगे? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो -1, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हुआ ये, और एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है बताओ? येलो को और क्या लिख सकते हो? और येलो को लिख सकते हो अगर, अब देखो मेरे पास म्यू वाई नहीं है, मान लो पेपर में म्यू वाई नहीं दिया हुआ, तो येलो का कैसे निकाल सकते हो आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वॉयलेट प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2, यानी आप इनका एवरेज ले लो, ठीक है। म्यू वाई येलो वाई का निकालना है, तो यानी म्यू वी प्लस म्यू आर इनका एवरेज ले लो, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो यहाँ से डिस्पर्सिव पावर का एक फॉर्मूला कहोगे मैम आज तो इतना फॉर्मूला ही फॉर्मूला हो गया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर, ऊपर कर लो इसको, ये तुम्हारा फॉर्मूला। एक याद रखना, फिर बाकी सब अपने आप निकलते चले जाएंगे। मेन वैल्यूज याद रखना, बाकी तो सब अपने आप निकालते चले जाओगे, है ना? यस ठीक है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। देखो प्रिज्म कंप्लीट कराना ही था, सारा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, जो समझाने का था वो हमने कर लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं, क्या? एक तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने दो प्रिज्म लगाए, ठीक है, ये तो दोनों इन्वर्टेड हो गए, मैंने बेटा दो प्रिज्म रखे, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास डिस्पर्जन ना हो, बस लाइट डेविएट हो जाए। समझ में आया? डिस्पर्जन का मतलब 7 रंगों में ना बिखरे, लाइट एंटर करे, ये इंसिडेंट हुई, लाइट रिफ्रैक्ट हुई, और लाइट फिर क्या हो जाए? इमर्ज कर जाए, एक ही लाइट। तो यानी मेरे को बस क्या मिलना चाहिए इस केस में? डेविएशन तो मिल जाए, मतलब लाइट एक्चुअल रे तो ये है जो मैंने डॉटेड बनाई है, लेकिन निकली इमरजेंट रे कुछ पर्टिकुलर डेविएट होके है, तो मतलब डिस्पर्जन ना हो, मतलब 7 रंगों में ना टूटे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना पड़ेगा, या एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रखना पड़ेगा? तो कैसे निकालोगे इसको बताओ? डिस्पर्जन कम नहीं हो सकता, जितना डिस्पर्जन इसने किया है प्रिज्म 1 ने, उतना ही डिस्पर्जन प्रिज्म 2 ने कर दिया हो, और दोनों मिलके फिर से क्या बन जाएंगी? कंबाइंड व्हाइट लाइट। यस और नो? जितना फर्स्ट प्रिज्म ने डिस्पर्ज किया है, उतना ही दूसरा प्रिज्म डिस्पर्ज कर दे। मेरी बात सुन रहे हो? देखो ये फर्स्ट है प्रिज्म, इस फर्स्ट प्रिज्म ने मान लो तुमने कोई लाइट इंसिडेंट कराई, और इसको कितने कलर में डिवाइड कर दिया मेरे बेटा? 7 कलर में, यानी इसने लाइट को डिस्पर्स किया। अब मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है? इन्वर्टेड प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म है। अब ये इन्वर्टेड प्रिज्म में सारी लाइट जाएंगी, अब ये इन लाइट को फिर से क्या करेगी?
अब ये सारी लाइट फिर से डिस्पर्स होंगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट होकर निकलेंगी, एक ओनली व्हाइट लाइट। मेरी बात समझ में आई, सिर्फ एक व्हाइट लाइट में निकलेंगी। तो क्या करना होगा यहाँ पे कि जो डिस्पर्जन है, एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म 1 प्लस एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म 2, वो किसके बराबर हो जाए भाई, 0 के बराबर। भाई विदाउट डिस्पर्जन का मतलब ही क्या है कि टोटल डिस्पर्जन कितनी है, 0 है। टोटल डिस्पर्जन किसके कारण है, इन दोनों प्रिज्म के कारण, P1 प्लस P2। तो डेल्टा P1 हमारा कितना निकल के आया था, अभी हमने निकाला था म्यू वी, मान लो अब ये वॉयलेट रे है तो ये प्रिज्म 1 है तो इसका V1 माइनस म्यू R1 इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म 1 का प्लस P2 का क्या बनेगा, म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो बस यहाँ से A1 A2 जो भी तुमसे पूछी जाए वो कंडीशन निकाल लेना। अब देखो फिर सेकंड कंडीशन क्या बनती है, अब क्या कराना चाहती हूँ मैं, डिस्पर्जन कराना चाहती हूँ पर विदाउट डेविएशन। समझ गए, लाइट डेविएट ना हो बट क्या हो जाए, लाइट डेविएट ना हो बट डिस्पर्ज हो जाए। तो मतलब विदाउट डेविएशन का मतलब क्या है भाई, टोटल डेविएशन कितना बन रहा होगा, 0। तो टोटल डेविएशन 0 मतलब डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म 1 प्लस डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। करेक्ट। अब डेविएशन का फॉर्मूला क्या सीखा है अभी थिन प्रिज्म के लिए, डेविएशन का फॉर्मूला a इंटू म्यू माइनस 1। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, देखो A1 फर्स्ट प्रिज्म के लिए, म्यू1 फर्स्ट प्रिज्म माइनस 1 माइनस, अच्छा प्लस A2 म्यू2 माइनस 1 किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो बस यहाँ से अब तुमसे जो भी चीज पूछी जाए कि किसका क्या, कोई एक चीज गिवन होगी तो वो यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बोलो। यस मैम। तो आज की क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जिसको जो टॉपिक नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो, फिर ये तुम्हें सारे फॉर्मूले कल पूछूंगी मैं सबसे। बताओ किस पॉइंट पे समझ नहीं आया, बोलो बोलो, टाइम नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं है आज की क्लास में, फिर कल मुझे डाउट आएंगे तुम लोगों से, बात तो सुन लो मेरी को। तुम नहीं बताओगे तो कल मैं डाउट पूछूंगी फिर आप लोगों से। ठीक है, चलो देन बाय फिर एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम।